ऑलराइट, सो अभी तक तो सभी को पता लग गया होगा कि लियोन एस कैनेडी फाइनली RE9 में रिवील हो चुका है, और उसी के साथ भाई र्यूमर्स उड़ रहे हैं एडा वोंग के भी यहाँ पे आने के। एज वी ऑल नो, जब जब यहाँ पे लियोन का जिक्र हुआ है, एडा वोंग भी उसी गेम में हमें देखने को मिली है, चाहे थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना हो। अपेरेंटली देयर इज अ इंटरेस्टिंग फोटो सर्कुलेटिंग अराउंड द इंटरनेट, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एडा वोंग काफी एक खुफिया अवतार में, और जो उसने कोट वगैरह पहन रखा है, जो हमने लियोन का लुक देखा था उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। और यहाँ पे कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, दिस कुड डेफिनेटली बी AI और समथिंग। आई गॉटा से इट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग एंड समवट रियल, आई वुड से। भास्कर, तेरे क्या ओपिनियन है इस पे यार? तुषार, मुझे लगता है कि तू बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज जो रिपोर्टिंग यहाँ पर आई है हाल ही में, अगर हम देखते हैं वीडियो गेमर की रिपोर्टिंग के हिसाब से, जहां पर हमारे गेम के डायरेक्टर RE9 के जो डायरेक्टर है कोशी नाकानिशी, तो इंटरव्यू में उन्होंने कमाल का बॉम्ब फोड़ा है, जहां पर उन्होंने ये बात कही कि लियोन के अलावा और भी कई रिटर्निंग कैरेक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे इस गेम में, और उन्होंने कहा प्लीज लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग दिस गेम। उन्होंने ना नहीं किया है, उन्होंने इनकार नहीं किया है। और इसका थोड़ा सा मैं कहूंगा क्लू, ये मेरा प्रॉपर एक हंच भी हो सकता है डेफिनेटली, जो हमने लियोन के रिवील के जस्ट पहले देखा था, एक फीमेल असिस्टेंट किसी को बुला रही होती है, कि कह रही होती है कि डॉक्टर गिडियन इज वेटिंग फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। और वहां पे इन्होंने बहुत ही क्लेवरली कट कर दिया ट्रेलर को, सीधा हमें लियोन का लुक देखा। बट आई रियली थिंक वहां पे और कोई नहीं, जो उस असिस्टेंट को उस टाइम पे मिल रही है ना, वो एडा वोंग ही है। एज वी ऑल नो, एडा वोंग काफी दो धारी तलवार है, हर बार मतलब दोनों ही साइड से खेलती है। RE4 में वो एल्बर्ट वेस्कर के साथ, ठीक है ना, और उसके साथ साथ लियोन का भी साथ दे रही थी वो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेम चीज दोबारा दोहराई जा सकती है, यू नो, ही इज सपोर्टिंग विक्टर गिडियन एज वेल, और उसी के साथ साथ लियोन की भी वो हेल्प करेगी जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। सो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है तुषार जो बोल रहा है अगेन ये सही हो सकती है, बिकॉज अगर हम RE विलेज की भी बात करते हैं, RE विलेज के कॉन्सेप्ट आर्ट में भी कहीं ना कहीं वो डबल गेम ही खेलने वाले थे हाइजेनबर्ग के हाँ, हाइजेनबर्ग के ग्रुप से होके फिर वो बचाने वाली थी इथन विंटर को, फिर किसी तरह उनको कन्विंस करती है एंड ऑल, बट वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुआ बोल के उन्होंने नहीं डाला एडा वोंग को फाइनल वर्जन पे। बट तुषार जो कह रहा है उसी को बैक करने के लिए ये कह रहा था। या वो RE8 में इन्होंने बताया था, बाद में रिवील हुई थी बात, तो मतलब RE9 में तो पक्का ही मैं समझूंगा, बिकॉज लियोन के बिना एडा कुछ नहीं, एडा के बिना लियोन कुछ नहीं। डैम, देख रहे हो, रब ने बना दी जोड़ी। एडा इज बेसिकली लाइक अ शैडो ऑफ लियोन, ठीक है ना, शी फॉलोज। बड़ी बात, ओके ओके, ठीक है, नाइस। मेरा यार ये मानना है कि कैपकॉम इज लाइक रियली बैड एट कीपिंग स्पॉयलर्स, यू नो। लियोन का लुक पहले ही आ गया था हम सभी के सामने, मतलब रिवील होने से पहले। बट उसके साथ ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत AI जनरेटेड वीडियो फोटोज भी आई थी, जो मैंने खुद कवर की थी लास्ट पॉडकास्ट में, जिसमें कुछ गलत हो गई हमसे, जिसमें लियोन बड़ा क्या बताओ। और मैं उससे काफी ज्यादा खुश था ऑनेस्टली, मतलब वो जो लुक था, मैंने कहा इन्होंने वो लुक RE4 वाला कंसिस्टेंट रखा है, बट आई वाज प्रूवन रॉन्ग। लियोन का ओवरऑल लुक है जो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, बट ही स्टिल हैज दैट बैडएस शिट गोइंग ऑन। और ऑल नो के RE2 में क्लेयर रेडफील्ड भी थी, Yes. So maybe even she is returning as well. तो रिवील ट्रेलर से अगर हम और अगर एक्स्ट्रा जाते हैं यहाँ पर, तो हमने एक और चीज भी नोटिस करी कि जो हमारा लियोन एस कैनेडी है, उसके अगर आप थोड़े से गर्दन की तरफ देखते हो ना बॉयज, तो आपको दिखेगी थोड़ी सी सड़ी हुई चमड़ी और थोड़ा सा ब्लैक सा, ऐसा जैसे कि आपको लगेगा कि शायद वो इन्फेक्ट हो रखा है, वैनम चढ़ गया हो या जैसे कि वैनम चढ़ गया हो, बड़ा ब्लैक वेन्स दिख रहे हैं, नेक्रोटिक स्किन दिख रही है, ऐसा कुछ टाइप का दिख रहा है। तो वो शायद गाइस ऑब्वियसली जो इंडिकेशन है वो दे रहा है यहाँ पर एल्पिस वायरस की तरफ। तो एल्पिस वायरस एक तरह से RE9 का एक और नया वर्जन है, जो कि बेस्ड है ऑब्वियसली प्रोजेनेटर वायरस पे ही। एंड अगर आपको प्रोजेनेटर वायरस नहीं पता, या प्रोजेनेटर वायरस जो कि इसका सब सारा फाउंडेशन है, उस पे यहाँ पर जुड़ के ही सारे वायरस बने हैं। टी की बात कर लो या आप जी की बात कर लो, या सारे प्रोजेनेटर से जुड़ के ही कंबाइन करके ही ये वायरस बने। एंड ये वाला हाइब्रिड है, तो ये थोड़ा सा यूनिक होगा एंड किस तरह काम करेगा। एक्चुअली गाइस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि प्रोजेनेटर वायरस के कारण ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ था। उनका मकसद यही था कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ना, उसको फोर्स करना, और जैसे कि हमने देखा काफी सारे सुपर ह्यूमन वाले आर्मी RE विलेज में, जहां पर वो लोग थोड़े ज़ॉम्बिफाइड वर्जन पे आते हैं, उस टाइप की चीज उनको करनी थी और पैसे कमाने थे। तो ये शायद एल्पिस का यहाँ पर वर्जन हो सकता है, एंड शायद इसका क्योर मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। सो ये एक वो थोड़ा सा हमने लुक भी देखा था ना ट्रेलर में, एक फुटेज भी था जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा होता है, उसके हाथ थोड़ा सा मोल्ड भी दिख रहा होता है, थोड़ा सा मोल्ड लाइक शेप था ना, तो वो लियोन की हाथ है, वो लियोन की हाथ है, वो कुड बी क्योंकि वो ग्लव्स पहन के आया है। लियोन के हाथ हमें दिखते नहीं है, यहाँ वो ग्लव्स पहन के रखता है वो हर टाइम। तुषार ने बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर पकड़ा है कि वो हाथ नहीं दिखा रहा है, वो हाथ नॉर्मली ग्लव्स पहन के रखता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। वो जो हाथ हमने देखे वो लियोन एस कैनेडी के इन्फेक्टेड हाथ हैं, और धीरे धीरे वो फैल रहा है एक्चुअली।
अगर इसका क्योर नहीं मिलता तो शायद हमें पोटेंशियली सुपर ज़ॉम्बीफाइड लियोन एस कैनेडी का वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जो कि सैड होगा बॉयज, डेफिनेटली। बट आई डोंट नो मैन। नहीं, यहाँ पे वही है ना, यहाँ पे RE4 अगर हम थोड़ा सा ना लुक का डिफरेंस देखें ना, RE4 और RE9 में डेफिनेटली वो जो कोट है वो तो चेंज हो गया, वो पहले डार्क ब्राउन की कैटेगरी में था, अब फुल्ली ब्लैक में चला जा चुका है। फुल ब्लैक। RE4 के जो उसके हैंड ग्लव्स थे ना वो हाफ थे, वो आधे कटे हुए थे, तो उसका हमें हाथ दिखता था कहीं ना कहीं, और वो काफी छोटे थे। अब काफी इसने हैवी ग्लव्स डाल रखे हैं, अगर ध्यान से हमारे इसकी लुक के देखें ना। एंड एक और मुझे छोटी सी डिटेल काफी अच्छी लगी यहाँ पे, RE4 में इसकी जो ओवरऑल पोस्टर था बॉडी का, वो काफी ज्यादा स्टर्डी था, काफी डोमिनेंट सा था, सीधा स्ट्रेट। और अभी RE9 में इसके देखो, इसकी कमर थोड़ी सी टेढ़ी है। या उसकी एबिलिटी को इम्पैक्ट किया होगा उस वायरस ने फॉर श्योर मैन, क्योंकि वो धीरे धीरे फैल रहा है, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। इसका मतलब यही है जो लियोन एस कैनेडी हमारा है। भाई क्या भाई, ये छोटी छोटी चीजें ना मजा आया था। मैं खुद मतलब इतना सोच नहीं पाता, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, और हम कहीं ना कहीं RE के लोर में भी काफी जा चुके हैं। एंड ऑल्सो कूडोस टू कैपकॉम की ऐसा उन्होंने यूनिवर्स बनाया है जो कि इतना डीप, सिर्फ एक ट्रेडिशनल नॉर्मल ज़ॉम्बी एक्शन गेम नहीं है, इसका लोर इतना वास्ट है कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। मूवी की बात कर लो, एनिमेटेड सीरीज या अपकमिंग जो भी सीरीज आ रही है, उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पे हमेशा है। एंड इवन यार डस्क गोलम नामक एक बंदा है ना रेडिट पे, और उसने वो काफी मेजर लीकर है, मतलब उसकी काफी ज्यादा चीजें पहले पास्ट में करेक्ट रही हैं। ही सेइंग दैट दिस इज लास्ट मेजर रोल ऑफ लियोन एस कैनेडी, सो इफ इट इज, आई वांट टू सी लियोन एंड एडा गेटिंग अलोंग विद ईच अदर और समथिंग लाइक मैरिड वगैरह तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यूनिवर्स ही ऐसा। I don't know man, like वो तो छोड़ो, वो थोड़ा सा क्लीशेड हो जाएगा। मुझे उनकी वो चर्च में मैरी, वो क्या कहते हैं, शादी होती नहीं देखनी है। हमें भी डाइजेस्ट करने में कितना प्रॉब्लम हुआ, क्या हो रहा है ये? शादी कर नहीं, अभी तक वायरस खत्म नहीं हुआ है, आफत चली जा रही है। RE10 का प्लान कर रहा है कैपकॉम, हम यहाँ पर शादी हो रही है। बस मरे ना, यही मेरी आशा है। मरे ना यार ये बंदा, बस बट वही है कि और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो ये तो होगी यार RE9 की कुछ लीक्स के बारे में। वी आर बोथ लाइक रियली इंटरेस्टेड और एक्साइटेड अबाउट दिस गेम भाई। मतलब नेक्स्ट ईयर RE9, और उसी महीने में हमें री-एनिमल भी देखने को मिल रही है ना। फेब्रुअरी में रिलीज हो रही है ना री-एनिमल। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था ये, सही में री-एनिमल। फेब्रुअरी में हॉरर मंथ होने वाला है फेब्रुअरी अपेरेंटली। यूजुअली अक्टूबर होता है वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, बट फरवरी 13, यस तुषार इज एब्सोल्युटली राइट, 13 तारीख को आ रही है। ओह ये री-एनिमल बाय टारसियर स्टूडियोज, इनक्रेडिबल गेम। अगर आपने उसका डेमो नहीं खेला ना, डेफिनेटली डू चेक दैट आउट। और मैं उसके साथ डेफिनेटली 100% भास्कर के साथ को-ऑप में खेलने वाला हूँ, सो दैट्स दैट। आई होप लिटिल नाइटमेयर्स 3 जैसा एक्सपीरियंस। ओ भाई, ओ नहीं यार, मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की थी ना, लाइक लिटिल नाइटमेयर्स 3 की वो मेरे चैनल की तीसरी वीडियो थी, एंड इतनी गंदी मैंने बेइज्जती की है। और एक्चुअली में उस वीडियो के यार 1,500 से भी ज्यादा व्यूज हैं। अ लॉट ऑफ पीपल एग्रीड विद मी। Dude, I mean, तुषार उस फ्रेंचाइज को बहुत पसंद करता है, और फिर जो जिस फ्रेंचाइज को अगर आप पसंद करते हो, फिर वहां पर अगर वो ऐसे फकअप्स कर दे तो थोड़ा खराब लगता है। सो तुषार ने अपनी भड़ास निकाली। डेफिनेटली अगर आप वो रिव्यू चेकआउट करना चाहते हो, आपको इसके यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बट फिलहाल हम इस पॉडकास्ट को जारी रखते हैं और बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, विच इज नन अदर देन हॉलो नाइट सिल्कसॉन्ग DLC। Let's go, Sea of Sorrow। You remember जो पहला रिवील ट्रेलर आया था सिल्कसॉन्ग का, उसमें एक सेक्शन इन्होंने दिखाया था, और जो इन्होंने लैंटर्न्स दिखाए हैं ना ट्रेलर की बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो कितने ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं उस रिवील ट्रेलर की फुटेज से। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हम सोच रहे थे ना कि इन्होंने रिवील ट्रेलर में से जो चीजें थी वो इन्होंने मेन गेम में रखी नहीं, या फिर कंटेंट इन्होंने कट कर दिया है रिलीज डेट को पाने के लिए, गेम को जल्दी रिलीज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो वो एरिया हमें इस Sea of Sorrow DLC में देखने को मिलेगा प्रॉपरली एक्चुअल में। Dude, absolutely man, कट कंटेंट को रिसाइकल तो करना बनता है। एंड जैसे कि लांटेन बहुत मैच खा रहा है ट्रेलर से, तो आई गेस हम शायद इस जगह को Sea of Sorrow के DLC में देख सकते हैं। टीम चेरी बाय द वे यूटिलाइज काफी अच्छा करती है कि एक चीज का अगर उन्होंने बनाया कुछ हाथ से, इतना मेहनत टाइम देके, तो वो लोग उसको बराबर एग्जीक्यूट करेंगे। मुझे बात अच्छी लगी टीम चेरी की ये चीज कि उन्होंने कितना लो की तरीके से
अचानक आउट ऑफ नोवेयर अनाउंस कर दिया कि हम एक नए डीएलसी में काम कर रहे हैं और 2026 में आ रहा है। कहते गेम अवार्ड गया मराने अपनी, यू नो वी वांट टू एक्सपैंड दिस वर्ल्ड। नहीं मिला यार डीएल, मुझे अभी भी दुख है यार। आई वांटेड सिल्क सॉन्ग टू विन, ठीक है ना। आई लव एक्सपीडिशन 33 a lot, बट सिल्क सॉन्ग मैं चाहता था, बट डैम, ओह माय गॉड यार। मेरे ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं चाहता था एक्सपीडिशन 33 जीते, और या मैन इट वॉन। अच्छा चाहता था? सही में? Absolutely. Okay. From day one actually. ऑफ कोर्स हमें समुद्र काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हमें पूरी की पूरी सिल्क सॉन्ग में मेजर पोर्शन, मेजॉरिटी ऑफ द सिल्क सॉन्ग में देखने को नहीं मिला। बहुत ही कम पानी वानी देखने को मिला, वो भी हमें शेलवुड के जहरीला में पानी देखने को मिला था। पानी था भी तो जहरीला, जो आपको हील करने नहीं देता है। and even if we look closely at the trailer, it seems like that Hornet is, you know, traveling with the submarine or something like that. तो वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाएगी एक सबमरीन के सहारे, you know? तुझे सबमरीन दिखी? मुझे अभी सबमरीन मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने जो नोटिस करा, हाँ सबमरीन अच्छा, टाइप ही है वो चीज, जो जिसके वो लास्ट में देख रहे हैं ना, जहाँ पे हॉर्नेट खड़ी है, उसके पीछे वो सबमरीन टाइप ही लग रहा है ना, या फिर लिफ्ट तो नहीं, मतलब लिफ्ट नहीं मुझे ज्यादा समझ में आएगा। मेरे को लग रहा है वो अंडर वाटर जाके लिफ्ट की तरह ही काम करेगा, लाइक जैसे कि बायोशॉक पे होता था ऐसा, क्योंकि उसी के थ्रू जो अपनी क्या बोलते हैं हॉर्नेट है, वो उस वर्ल्ड पे एंटर करेगी एंड वहां पर ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। बॉसेस कैसे चैलेंजिंग होंगे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टेक होगा देखना, सॉरी इंटरेस्टिंग सीन होगा देखना। इसके साथ थोड़े बहुत स्विमिंग मैकेनिक्स भी आने वाले हैं मेरे ख्याल में। जैसे हमने ऑरी एंड द विल ऑफ द विस्प में देखे थे ना, कितने स्मूथ थे उसके, कितने ज्यादा स्मूथ थे ऑरी के, बहुत ज्यादा स्मूथ थे, याओ समथिंग लाइक दैट। दोनों यूनिटी में, बाय द वे गाइस, दोनों यूनिटी में बनी है, तो मैन काइंड ऑफ मे बी ऑरी जैसा हमें मिले, जो कि मैं ये बात काउंटलेस टाइम कह चुका हूँ कि AAA गेमिंग इंडस्ट्री कैसे ना नीचे गिरती जा रही है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस। छोटी से छोटी चीज को मतलब बेचना किसी तरीके से, यू नो, लाइव सर्विस एलिमेंट्स हो गए, यू नो, अगर छोटी सी कॉस्मेटिक्स भी है उसको भी है ना $10-12 कैसे भी निकल के आ जाए DLC वगैरह पे, मतलब फिर भी समझ में आता है भाई, हाँ एक आप प्रॉपर गेम का एक पोर्शन और ऐड कर रहे हो और उसका आप चार्ज कर रहे हो, विच इज अंडरस्टैंडेबल। एंड यहाँ पे टीम चेरी knocked it out of the park by offering this DLC for free, which is insane. Oh my god. And ये पहली बार नहीं कर रही है। गेम का प्राइस 100 घंटे की गेम का प्राइस, इतनी ज्यादा हाइप्ड गेम का प्राइस ऑलरेडी $20 था, और उसके बाद ये DLC लॉन्च करते हैं एंड भाई बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। ऊपर से ये पहली बार भी नहीं कर रही है चीज, इन्होंने पहले भी करी है, फ्री एक्सपेंशन बहुत दिए हैं अच्छे वाले, वो भी ऐसा नहीं कि गाइस ये फ्री है, मतलब लाइक अगर अब यूबीसॉफ्ट आपको फ्री दे रहा हो तो आप समझ लो कि बहुत ही गार्बेज और ज्यादा नहीं चलने वाला, ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी उसकी। बट अगर टीम चेरी आपको फ्री में दे रहा है तो मैन वो पूरी एक नई गेम भी दे रहा है आपको, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि एक्सपेंशन छोटा तो नहीं होगा, इतना पता है, बड़ा होगा एक्सप्लोरेशन। टीम चेरी हमें फ्री में दे रहा है भाई, ये चीज देख के ना मैं झुकने को तैयार हूं, मैं अपनी फ्री में देने को तैयार हूं उनको भाई। और कितना कंटेंट मतलब मिलेगा, मतलब फ्री में, वो भी गोट बाय गोट। यूजुअली हम ओपन वर्ल्ड गेम्स, सिल्क सॉन्ग को हम ओपन वर्ल्ड गेम कह सकते हैं ना, ओपन वर्ल्ड कह सकते हैं। ओपन वर्ल्ड गेम्स में ना अमाउंट ऑफ आवर्स का जो कंटेंट है ना, वो उसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि भाई इस गेम में आपको 100 घंटे का कंटेंट मिलेगा, 150 घंटे का कंटेंट मिलेगा। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि भाई वो 100-150 घंटे का कंटेंट कितना क्वालिटी का होगा, अगर उसको एक्चुअल में किसी इंसान ने बैठ के बनाया, या फिर वो जेनरेटिव ऐसी जनरेट कर दिया गया, या फिर प्रोसीजरली जनरेटेड शिट हमें देखने को मिलेगा। बट हेयर इवन दो इट इज अ free DLC, I'm 100% sure each and every scene in this whole game or whole DLC will be beautifully handcrafted by Team Cherry, जैसा कि हमने पूरी की पूरी गेम में देखा था। एक भी सेकंड बोरिंग नहीं है भाई पूरी की पूरी गेम में, एक भी सेकंड। सिल्क सॉन्ग इन्होंने 2024 तो बताया ही है, बट अगर 2027 में भी आते ना मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये अपना टाइम ले भाई, इन पे कोई उंगली ना उठाए तो बेटर, क्योंकि ये टाइम लेते तो उल्टा बॉम्ब देते हैं, सीधे बात। तो आराम से करो, ये 3 लोग हैं एकदम आराम से खाना खाते हुए करो, दिक्कत नहीं, छुट्टी ले लो आराम से, बट अच्छा गेम ये लोग देते हैं, छुट्टी ले लो भाई, कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है, आराम से दो, कोई नहीं भूलने वाला। सिल्क सॉन्ग के लिए हमेशा लोग तैयार रहेंगे, कुछ भी नया कंटेंट आता है वो हमेशा रहेंगे तैयार उसको चखने के लिए, उसे ट्राई करने के लिए। सो ये तो हमने बात कर ली टीम चेरी की, जो कि एक तरह से बहुत ही प्रो कंज्यूमर है, बहुत कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं एंड उसके हिसाब से ये लोग ऐड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये लोग इतने सफल भी हैं। एंड अब जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल ही
प्रो नहीं है एम्प्लॉय के लिए, बिकॉज उन्होंने गाइस फिर एक और बार यहाँ पर क्रंच जो कल्चर है उसको फिर एक और बार छेड़ दिया है, फिर एक और बार लागू कर दिया अपनी कंपनी में। और किस लिए? बिकॉज उनको डेमो तैयार करना है सोनी के लिए, जो इंटरगैलेक्टिक जो नई गेम आ रही है उसको दिखाना है कि क्या ये गेम फंक्शनल है भी, क्या ये सही होगी भी, ये फाइनलाइज करने के लिए। और जो कि मेरे हिसाब से बहुत सैड बात है, क्योंकि लास्ट डॉक्यूमेंट्री जो निकली थी लास्ट ऑफ अस 2 के बाद, बिकॉज लास्ट ऑफ अस 2 में हमें पता है कि कितने ज्यादा 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे थे, काफी लोग तो वहीं पर स्टे कर रहे थे। एंड क्योंकि कंपनी मोटिवेट भी कर रही थी उन्हें रहने के लिए, बिकॉज वो लोग खाना प्रोवाइड कर रहे थे ताकि तुम रहो, खाना पीना सब मिल रहा है। फिर भी नहीं बनना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। लाइक आई अप्रिशिएट दोस गेम्स, लास्ट ऑफ अस हो गया, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 हो गया, एंड इवन रॉकस्टार की गेम्स, यू नो दैट अटेंशन टू डिटेल इन दीज गेम्स, मजा आता है वो चीजें देख के भाई, हाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। बट टू अचीव दैट मच अमाउंट ऑफ डिटेल, they are fucking with their employees, and they are fucking them hard. कह रहे हैं कि भाई मैंडेटरी ओवर टाइम चाहिए आने वाले टाइम में, वो अभी से लागू हो चुका है ये चीज, ब्लूमबर्ग ने अपेरेंटली रिपोर्ट की थी। आई डोंट थिंक इट्स लाइक इवन लीगल टू डू दैट, पता नहीं यूएस के रूल्स कुछ और होंगे, पर कनाडा में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये इतना ज्यादा फोर्स पता क्यों कर रहे हैं अपने डेवलपर्स को, इन्होंने गेम किसी तरीके से 2027 में रिलीज करनी है, पर पता बात क्या है, दिस इज अ टोटली न्यू आईपी, और इसका ट्रेलर था ना जो इतना ज्यादा पुअरली डिजाइंड था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं मुझे दिखी पूरे के पूरे ट्रेलर में, अदर देन इट्स मेड बाय नॉटी डॉग और ग्राफिक्स, दैट्स ऑल। एक ट्रेलर का काम होता है कि भैया आप ना गेम को सेल कर दो, वो ये ट्रेलर करने में बिल्कुल नाकामयाब रहा। बस लोग नॉटी डॉग के लोगों को देख के खुश हो गए, पर जेन्युइन अगर आप सोच के देखो, अगर आप ना विकसित दिमाग अपने लड़ा के देखो, उस ट्रेलर को दोबारा देखो, नॉटी डॉग को भूल जाओ भी नॉटी डॉग ने ये गेम को कभी बनाया है। That's a dog shit trailer. और मुझे लगता है गाइस ये जो क्रंच हो रहा है ना इंटरगैलेक्टिक द हेरेटिक प्रॉफिट का, वो शायद मुझे लगता है कहीं ना कि जिम रायन भी जिम्मेदार है इस चीज का, जो लास्ट क्या बोलते हैं हेड था यहाँ पर इस प्लेस्टेशन डिवीजन का। something went like clearly really wrong like when this game started developing. Yes. और तब जिम रायन डेफिनेटली हेड था और उसने अपनी गांड पर कमर, और सीन ये था कि तब शायद ये डेवलपमेंट में था नहीं, तभी कॉन्सेप्ट वाले क्या बोलते हैं प्रोसेस में था, क्योंकि जो नॉटी डॉग है वो लोग एक लास्ट ऑफ अस ऑनलाइन गेम में काम कर रहे थे, जिसमें आई गेस उन्होंने 3 या 2 साल तो काम करे, फिर उसको पूरी तरह स्क्रैप कर दिया। तो मतलब समझ रहे हो वो प्रोजेक्ट लास्ट ऑफ अस की फैक्शन यस और उसने कभी डे लाइट देखा ही नहीं उस प्रोजेक्ट ने, और यहाँ पर अब ये लोग नए गेम में काम कर रहे हैं, इन्होंने शुरू किया फाइनली। तो मैन ये क्रंच कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड इवन लाइक अ लॉट ऑफ सोनीज लाइव सर्विस प्रोजेक्ट्स गॉट कैंसल्ड, जहाँ पे स्पाइडरमैन का भी एक मल्टीप्लेयर मोड आना था, वो भी बिल्कुल उन्हें स्क्रैप करते हैं, जो कि मैं कहूँगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था स्पाइडरमैन का मल्टीप्लेयर होना। तो एक और गेम बोल रहा है तो तुषार, गॉड ऑफ वॉर का लाइव सर्विस गेम उसको कौन बना रहा था? ब्लू पॉइंट ब्लू पॉइंट बना रहा था। उसके कॉन्सेप्ट आर्ट मैंने कुछ देखे थे, लुक्स इंटरेस्टिंग, बट मुझे नहीं पता खेलने में कैसा रहता। इवन तो एक सफल आया फिर भी हेल डाइवर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी गेम, कॉनकॉर्ड को देख लो गाइस, एक दिन में डेड हो गया भाई वो गेम उसके जो खेल रहे थे वो सारे एम्प्लॉयज थे। वो नील रकमैन ही है ना जो इसको अभी भी लीड कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट को। एब्सोल्युटली ये भी एम्बिशियस गेम है अपेरेंटली, जितना हमने सुना है कि बहुत एम्बिशियस होने वाला है। यार डेवलपर्स की ना सारी गेम्स ही एम्बिशियस होती हैं, सीधी बात है यार। कोई भी डेवलपर ये तो नहीं कहेगा कि भाई हाँ मेरी गेम एम्बिशियस नहीं है। जो भी नई गेम आ गई ये हमारी आज तक की सबसे ज्यादा एम्बिशियस गेम है। बातें कहने में और यू नो उनको अप्लाई करने में डिफरेंस होता है, या थोड़ा फर्क होता है। वो देखेंगे। मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा इंटरगैलेक्टिक यार, एंड इवन लाइक अ लॉट ऑफ फैन बेस भूल भी चुके हैं वो कहीं ना कहीं नॉटी डॉग को। अल्टीमेटली सैड बात है यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज के लिए, जिनको ये बताया गया डॉक्यूमेंट्री में कि क्रंच नहीं करना पड़ेगा, अब अचानक उन्हें करना पड़ रहा है। यार ये बात सिर्फ नॉटी डॉग तक सीमित नहीं है, यू नो इवन मेजर डेवलपर लाइक रॉकस्टार, उनकी गेम्स में भी बहुत ज्यादा हमें तगड़े वर्ड्स देखने को मिलते हैं, इमर्सिव। वहां पे भी सेम रिपोर्टिंग हुई है कि भाई बहुत ज्यादा RDR 2 में जो लेवल था वो अचीव करने के लिए, वो इमर्सिवनेस, वो RPG एलिमेंट्स अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा भाई इन्होंने ओवर टाइम लगवाए अपने एम्प्लॉयज में से। एंड आई एम 100% श्योर GTA 6 में भी हो रहा है। अभी तो ज्यादा कुछ बाहर निकल के नहीं आ रहा, बट जब गेम रिलीज हो जाएगी ना उसके बाद रिपोर्टिंग होगी कि भाई तुम लोगों ने क्या लिया अपने लोगों की। तो शायद तुझे नहीं लगता कि क्रंच कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है काफी कमाल गेम्स के? क्योंकि अगर तू जितने भी कमाल के गेम्स उठा के देख ले, उन सब में कहीं ना कहीं क्रंच का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं
क्रंच का बहुत बड़ा हिस्सा तो आई रहा है। अंडरस्टैंड यार, मुझे लगता है गेम से पहले हमें ना जो लोग गेम्स को बना रहे हैं ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो ये गेम किसने बनाई है। मेरा हमेशा से यही रहा है भाई, इतना तगड़ा आर्ट फॉर्म है ये, और इसको जो बना रहा है मुझे उसके बारे में जानना है, इसलिए आज मैं ऐसी बातें कर पा रहा हूँ। Yes. इनके बारे में पढ़ के भाई मजा आता है बहुत ज्यादा, इंस्पिरेशन भी मिलती है, आप एडमायर करते हो। तो गाइस एक आर्टिकल आया यहाँ पर VG चार्ट से, अगर आप खोलते हो तो आप ये देखोगे कि जो कंसोल जो स्पेंडिंग है ना वो बड़ी कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रही है। बट इनमें सबसे हाईलाइटिंग बात ये है कि Xbox जो है वो सबसे ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है सारे कंसोल्स पे। Xbox ने पूरे के पूरे नवंबर में 50,000 यूनिट सिर्फ बेचे हैं, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंसोल से, PlayStation 5 से, तो बहुत ही कम है, बिकॉज PlayStation 5 ने पूरे नवंबर में 2 मिलियन से ज्यादा यूनिट बेचे हैं। नवंबर इज लाइक अ रियली हाई टाइम, नवंबर का छुट्टियों का दिन होता है वेस्ट में। यस, ठीक है ना, हॉलिडे वहाँ पे सीजन सबसे ज्यादा तगड़ी तगड़ी ब्लैक फ्राइडे ऑल दैट शिट सेल्स लगती हैं, और तब के टाइम पे अगर Xbox भाई इतनी कम सेल कर रहा है, उनकी माँ की मतलब अल्टीमेटली रेशियो चल रहा है 40:1 का, मान के चलो यार, जहां पर Xbox सिर्फ लूज ही कर रहा है और कंपटीशन तो मुझे लगता है ही नहीं। Xbox कुछ कोशिश कर भी नहीं रहा है, उल्टा वो क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। क्या वो चाहते हैं कि अपने हार्डवेयर को पूरी तरह एकदम गला घोट के मार दे और खत्म हो जाए, बस कि उनका गेम पास और एक्स क्लाउड रहे, ऐसा कुछ वो चाह रहे हैं, पता नहीं। बट कहीं ना कहीं जो संकेत है ना वो सारे यही दे रहे हैं। बट अगेन ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, बिकॉज अभी अगर हम थोड़ा सा और डिटेल या रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट नया कंसोल बिल्ड तो कर रहा है, तो ये दिखाता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं ध्यान तो दे रहा है। बट क्या ये सच है पता नहीं। वो जो नया कंसोल निकलेगा, वो जो थोड़ा सा हाइब्रिड पीसी वाला निकालने वाले हैं, क्या वो भी बेचेगा, क्या उसका हाल भी सेम होगा, क्या वो भी एक्सपेरिमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का? हो जाएगा हाल, अब स्टीम मशीन आनी तो वाली है, हो जाएगा वैसे ही हाल हो जाएगा। स्टीम मशीन खा जाएगा उसको, अगर उसका प्राइस अच्छा हुआ ना स्टीम मशीन का, वो खा जाएगा इसको। हाँ बिल्कुल, ये बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि Xbox का नया जो हार्डवेयर है वो भी शायद मार्केट में उतना परफॉर्म ना कर पाए जितना वो सोच रहे हैं। कंसोल वॉर में सिर्फ अभी उनके पास जो फोकस करने के लिए चीज बची है वो गेम पास और उनका Xbox पब्लिशिंग हाउस, जिसमें वो स्टूडियो खरीदते रहेंगे और पब्लिशिंग अपना बढ़ाते रहेंगे और बड़े पब्लिशर बनते रहेंगे। गेम पास भी तो ले लिया इन्होंने, खत्म कर तो दिया, $30 तो कर दिया उसका प्राइस, और कितना करेंगे? नहीं, मेरी निगाह में जब गेम पास का प्राइस ना एक इंडिविजुअल गेम से ऊपर हो गया था ना, तभी मेरी निगाह में मर गया था वो। अगर आप सारा दिन गेम्स ही खेलते रहते हो यार, ठीक है ना, आपके लिए अभी भी वैल्यूएबल है वो। बट अ पर्सन लाइक मी जिसके पास पीसी है, वो स्टीम पे जाएगा, उसके पास एपिक गेम स्टोर है, ठीक है ना, गेम पास ले सकता है जब मन चाहे। यू नो, अगर कल फेबल आएगी, आई वोंट बी पेइंग फकिंग $80 फॉर दैट गेम। मैं गेम पास $30 का ले लूंगा, 1 मंथ का लूंगा और खत्म, कैंसिल अगले महीने। ये देख रहे हो तुषार की ये थिंकिंग ही Xbox को डुबा रही है। ये थिंकिंग ही Xbox के गेम्स कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि उनका जो कंज्यूमर बेस है वो यही सोचता है कि कल ब्लैक ऑप्स 7 आ रही है, इतनी टट्टी गेम, उसके लिए मैं $80 क्यों दूं? मैं गेम पास में $30 देके खेल लूंगा, और साथ में और भी गेम्स है, तो पूरा बूफे है मैन। तो यही थिंकिंग है। इवन ये जो कह रहे हैं ना कि कंसोल का प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है, मतलब रिपोर्टिंग है, मतलब ये सिर्फ एक र्यूमर है, कुछ कंफर्म नहीं है। और उसका मेन रीजन ये है कि भाई रैम की शॉर्टेज है। और अगर आप थोड़ा सा डीप करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ही ये है जो एआई की फील्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने रैम की शॉर्टेज क्रिएट की, इतनी डिमांड बढ़ा के, और ये उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि भाई हमारे कंसोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो दैट्स आल्सो अनदर एडेड थिंग के जिसके कारण Xbox की माँ चूदी बढ़ी है कि हम तो यहाँ पर डिमांड बढ़ा रहे हैं मेमोरी का, तो हम तो यहाँ पर हमें तो चाहिए होगा, और प्लेस्टेशन को भी ये चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मेमोरी है ही नहीं तो प्लेस्टेशन को भी ऑब्वियसली क्या बोलते हैं अपने प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे कीप अप करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए हैवी हो जाएगा। गेमिंग महंगी होती जाएगी और ज्यादा लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज सब लोग इतना महंगा खरीदना सही नहीं समझते मैन, ठीक है। एब्सोल्युटली, मतलब एआई पता नहीं यार, इट्स हैपनिंग फॉर गुड और बैड। और अगर हम एआई की बात कर रहे हैं, देयर इज लाइक अ रियली सीरियस टॉपिक आई वांट टू टच अपॉन। मैं यहाँ पे कोई फोटो कोई वीडियो आगे नहीं चलाने वाला, इट्स जस्ट गोना बी अ रॉ डिस्कशन ऑन दैट। देयर इज अ पर्सन इन द गेमिंग कम्युनिटी, पायल गेमिंग, ठीक है ना, आपको पता ही होगा कि PUBG क्रिएटर है। मैं ऐसे ही बस ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक फोटो आती, मैं ये शक्ल देखी लगती है, और उसके बाद मुझे पता लगा कि इसकी कोई वीडियो या फिर MMS कह सकते हो आप, लीक हो चुकी है। एंड आई वाज लाइक रियली स्टन्ड बाय सीइंग द कमेंट्स। हर एक बंदा यार लिंक मांग रहा है उसका। इन बहन के लौड़ों को यार कुछ मतलब समझ ही नहीं है। मतलब ये आपकी बहन या फिर माँ बाप हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है।
ठीक है ना, आप उसकी सिचुएशन में रख के देखो, इतनी ज्यादा अश्लीलता, इतना ज्यादा मैं कहूँगा ब्रेन रॉट भर चुका है ना सभी के दिमाग में। ये सारी चीजें ना क्लियरली दिखाती हैं कि इंटरनेट कितना ज्यादा रूथलेस हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर लाइक अ मेजर फिगर ऑन द इंटरनेट। ये सारी चीज़ों के बाद उसका एक ऑफिशियल पोस्ट भी आता है जिसमें उसने एक्चुअल में कंफर्म किया है कि उसकी कोई कुछ नहीं लीक हुआ, दिस वाज अ फकिंग AI हु डिड दिस, और ऑफ कोर्स AI को कोई ऑपरेट कर रहा था, और उसको भाई ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब वो सोर्स जहाँ से ये वीडियो आई, जहाँ पे ये कुछ भी आया। एंड आई डोंट इवन एग्री अ लॉट ऑफ स्टफ दैट शी डज ऑन हर स्ट्रीम्स एंड मतलब वो आई नो, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बट ऑनेस्टली मैन, नो वन डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, दिस शुड बी कॉल्ड आउट। और इसलिए मैं यहाँ पे आज इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। और ये चीज़ यार किसी के साथ भी हो सकती है, ये तो बस वेकअप कॉल है कि AI कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जितने भी AI मॉडल्स बन रहे हैं आज के टाइम पे, उन पे कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए भाई। एटलीस्ट ये कोई सेक्सुअल चीज़ें ये ना जनरेट कर पाए, मतलब ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो भाई कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। द मेंटल डिप्रेशन में जाने वाली चीज़ है यार। व्हाट डू यू थिंक भास्कर, कोई है तेरे थॉट्स इस पे? आई मीन दैट्स ट्रू डूड, खास करके अगर आप वेल नोन प्रोफाइल हो इंटरनेट पे, तब तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगा ये रिस्क। AI, क्योंकि AI इतना बेहतर होता जा रहा है, उसमें फ़र्क पता करना बहुत ही टफ हो रहा है कि वो क्या ये मैं हूँ या नहीं हूँ। लाइक मेरा वीडियो अगर कोई अलग से चल जाए और काफ़ी अच्छा वो डीप फेक हो मैन, तो मैं भी फ़र्क नहीं बता पाऊंगा। ऐसे वीडियोज़ ही मैंने देखे हैं। तो ये चीज़ एडवांस तो हो रही है, बट एडवांस के साथ ये रिस्क भी लेके यहाँ पर आ रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। नॉर्मल वेल नोन लोग की बात करें तो इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा दरकार है मेरे हिसाब से, ताकि लोग समझे कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब तक यार लोग हल्के में नहीं ले सकते ये जो टेक है। ये ब्रेन रॉट कंटेंट जब तक ये रीलों में ना चलता रहेगा ना, मतलब आई नो बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली में ऑब्जेक्टिफाई करती हैं अपने आप, अश्लील हरकतें करना, मतलब आजकल ये चलता है बहुत ज्यादा। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, इवन इन माय ओपिनियन इवन दे डोंट डिजर्व दिस। ये फेक चीज तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं टचअप करना चाहता था, थोड़ी सी मैं कहूँगा कोशिश किया करो, मतलब जो भी आपके आसपास है, कोई कह रहा है भाई ये देख लिंक है, ये देख ये वीडियो देख, मार पीट दो उस बंदे को। मैं तो कहता हूँ यार, मतलब मार पीट के नहीं, उसको प्यार से समझाओ, उसके बाद नहीं मारता उसको मारो कूटो। मैं तो ये सुप्लेक्स मार दो यार लियोन वाली, अगर आप गेमर हो एक्चुअली में। सही में तो देविन सज्जन, हमने थोड़े से यहाँ पर बिटर स्वीट पॉइंट पे एंड किया है जो कि दरकार थी उस टॉपिक की। दैट्स हमने सोचा कि डिस्कस करते हैं एंड हमने करी। बट हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने अंत पे नहीं, मतलब अपने वीडियो के अंत पे, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा डार्क हो गया जहाँ पर हमने आज डिस्कस करी सिल्क सॉन्ग DLC के बारे में, एदा वोंग, फिर लियोन एस कैनेडी के गर्दन के वायरस के बारे में, पायल गेमिंग एंड नॉटी डॉग के मैंडेटरी क्रंच के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत एज ऑलवेज मुझे मजा आया यहाँ पर डिस्कस करके तुषार के साथ। यहाँ पर नए नए इनसाइट यहाँ पर हमें जानने को मिले एंड या मैन, और मैं यहाँ पर साइनिंग ऑफ करना चाहूँगा, बट उससे पहले तुषार तो कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? हाँ यार, बहुत मजा आया आज के टॉपिक्स को डिस्कस करके, और हमने यहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश की। वी स्ट्रेट अप जम्प्ड ऑन टू द टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द इंट्रो। मेरा ये पर्सनली मानना यही है कि अगर आप कोई वीडियो का टाइटल देखते हो और उसके बाद उस वीडियो को क्लिक करते हो, तो वो जो टाइटल है आपको पहले वो चीज़ ऑफर होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये कितना ज़्यादा सही है, तो इसके ऊपर भी मैं आपके थॉट जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। द गाय सिटिंग बिसाइड मी है ट्रैशी भास्कर, नॉट बिसाइड मी है, लाइक इन द वीडियो हिज नेम इज ट्रैशी भास्कर। इसका मेन चैनल प्रॉपर एक गेम प्ले चैनल है, जैसे कि मेरा भी मेन चैनल एक प्रॉपर गेम प्ले चैनल है। Even he has opened his new channel for like these gaming discussions and all that shit. अगर आप चाहो तो उसको भी inspired by Shadow Strike. Yo, क्या कहते हैं इसको, क्या ट्रैश टॉक इंडिया, ट्रैश लॉबी इंडिया, यो कम ऑन डूड, ट्रैश लॉबी इंडिया। तो गाइस काफी अतरंगी सा नाम है, मतलब शायद पता नहीं, आप इसको कुछ अच्छा नाम सजेस्ट कर सको तो काफी अच्छा होगा। या और गाइस मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ पर तुषार भाई को, क्योंकि तुषार भाई को देख के ही मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्यों नहीं, मुझे भी मजा आता है सब बात कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर अपना चैनल खोल के यहाँ पर कुछ कंटेंट बना रहा हूँ। अगर आपको पूरी की पूरी पॉडकास्ट में मजा आया
तो लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट तो भर भर के करना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है इस वीडियो के नीचे, मैं एम प्रीटी श्योर। अगर आपका मन है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और भास्कर के चैनल को सब्सक्राइब करने का, डेफिनेटली गो चेक दैट आउट, कर सकते हैं। अगर मन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। या इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स मैन। ये चैनल का नाम गेमिंग पर्सपेक्टिव किसी कारण से ही हुआ था। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आवर पर्सपेक्टिव्स, दिस इज अबाउट everyone's perspective, so let's talk anything about games in the comments down below। और मिलते हैं अगले तगड़े न्यू एपिसोड में, and this is Tushar signing off, goodbye। तू भी कह दे गुड बाय, कह दे भाई गुड बाय गुड बाय एवरीवन। 4 बार कहा मैंने।